शहर के सबसे पॉश इलाके में, जहाँ ऊंचे ऊंचे बंगले सूरज की रोशनी को भी छुपा लेते थे, वहाँ विशाल और नैना का आलीशान घर किसी महल से कम नहीं था। विशाल, जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी, अब एक जाना माना उद्योगपति था। उसके पास वो सब कुछ था जिसे दौलत खरीद सकती थी। महंगी कारें, डिजाइनर कपड़े और एक ऐसी शोहरत जो हवा में तैरती थी। पर इस चमक ने उसके दिल में एक घमंड भर दिया था, जिसने इंसानियत और रिश्तों की कोमल भावनाओं को कहीं पीछे छोड़ दिया था। नैना, उसकी पत्नी, भी उसी सांचे में ढली थी। उसके लिए इंसान की कीमत उनके बैंक बैलेंस और कपड़ों की चमक से ही तय होती थी। शहर के दूसरे छोर पर एक छोटे से इलाके में, जहाँ गलियाँ तंग थी और लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते थे, वहाँ सागर और प्रिया अपने छोटे से घर में रहते थे। सागर एक टैक्सी चलाता था और उसकी आमदनी मामूली थी, लेकिन उसके दिल की अमीरी का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी पत्नी प्रिया, जिसकी आंखों में हमेशा संतोष और होठों पर मीठी मुस्कान रहती, गरीबी में भी अपने घर को स्वर्ग बनाए रखती थी। वे दोनों पति पत्नी नेक दिल और परोपकारी थे। दोनों भाइयों के स्वभाव का फर्क अक्सर छोटी छोटी बातों में दिख जाता था। एक बार उनकी माँ श्रीमती शर्मा को डेंगू बुखार हो गया। वे रहती तो सागर के साथ ही थी, लेकिन खबर विशाल को भी दी गई। सागर ने जैसे ही माँ की बीमारी का सुना, वहाँ तुरंत अपना काम छोड़कर घर पहुँचा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी टैक्सी निकाली और माँ को लेकर सरकारी अस्पताल ले गया। वहाँ लंबी कतारें थी, पर सागर ने धैर्य नहीं खोया। उसने माँ को डॉक्टर को दिखाया, सारी दवाइयाँ खरीदी और उन्हें घर लेकर आया। घर आकर प्रिया ने माँ की सेवा में खुद को पूरी तरह लगा दिया। वह उनके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती, हल्दी वाला दूध बनाती और समय पर दवाइयाँ देती। माँ को उनकी देखभाल में जो सुकून मिला, वह किसी प्राइवेट अस्पताल की महंगी सुविधाओं में नहीं मिल सकता था। अगले दिन शाम को विशाल अपने एक डील को फाइनल करके घर पहुंचा। कमरे में आते ही उसने एक बनावटी चिंता के साथ पूछा, माँ कैसी है आप? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। श्रीमती शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले से अच्छी हूँ और जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। सागर और प्रिया मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं। इतने में प्रिया ताजे फलों का रस निकालकर ट्रे में लेकर आई। सागर वहीं पास खड़ा था। विशाल ने पूछा, अच्छा, किस डॉक्टर को दिखाया है? क्या सरकारी अस्पताल ले गए थे? सागर ने सहजता से कहा, हाँ भैया, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया है, वही दवाई दे रहे हैं। यह सुनते ही विशाल की भौहें तन गई। उसकी आवाज़ में आधा गुस्सा और आधी हैरानी थी। सरकारी अस्पताल? क्या खाक इलाज होगा वहाँ माँ का? माँ की तबीयत को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? पैसों की कमी थी तो मुझसे मांग लेते। वह जेब में हाथ डाल ही रहा था कि श्रीमती शर्मा ने उसे रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है प्राइवेट अस्पताल की। वैसे भी जितना ख्याल सागर और प्रिया मेरा रख रहे हैं, मैं बिना किसी प्राइवेट डॉक्टर के ही ठीक हो जाऊंगी। विशाल ने नाखुशी से चेहरा फेर लिया। मैं चाहूँ तो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर यहीं बुला सकता हूँ, लेकिन ऐसे घर में बुलाऊंगा तो मेरी ही बेइज्जती होगी। उसने तुरंत मोबाइल निकालकर एक नामी डॉक्टर को कॉल किया और माँ की हालत बताई। फोन काटते ही वह बोला, डॉक्टर ने कहा है कि नारियल पानी और बकरी का दूध पिलाओ। इतना कहकर उसने जेब से 5,000 रुपये निकालकर माँ के हाथ में रखते हुए कहा, ये लो, अपने लिए नारियल पानी और बकरी का दूध मंगवा लेना। इसी बीच प्रिया रसोई से ताजे फलों का जूस लेकर आई। भैया, भाभी, यह जूस ले लीजिए। विशाल और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुंह बनाया और बिना हाथ लगाए कहा, नहीं, इच्छा नहीं है जूस पीने की। चलिए, अब देर हो रही है, हमारी शाम की फ्लाइट है। यह कहकर वे तुरंत वहाँ से निकल गए, मानो राहत की सांस ली हो। उसके बाद उन्होंने माँ का हालचाल जानने के लिए फ़ोन तक नहीं किया।
श्रीमती शर्मा की आंखों में अपने बड़े बेटे और बहू की बेरुखी चुभ गई थी। नैना अपने देवर और देवरानी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी सागर और प्रिया उनके आलीशान घर पर जाते, नैना की नज़रें उनके साधारण कपड़ों पर टिक जाती। वह सोफे पर बिछी महंगी चादर को ऐसे ठीक करती मानो उनके बैठने से मैली हो जाएगी। प्रिया, तुम कभी कुछ ढंग के कपड़े भी पहन लिया करो, हमेशा ये सस्ती सी साड़ियाँ पहने रहती हो। वह अक्सर ताना कसती और फिर कहती, मेरे पास बहुत सी ड्रेसेस और सूट पड़े हैं जिन्हें मैंने सिर्फ 1 या 2 बार पहना है, चाहिए तो ले जाओ। ऐसी ऐसी ड्रेसेस है जो तुमने देखी भी नहीं होगी। सागर यह बातें सुनकर खून का घूंट पीकर रह जाता कि प्रिया मुस्कुराकर जवाब देती, ईश्वर ने हमें जितना दिया है हमारे लिए काफ़ी है। समाज और रिश्तेदारी में भी विशाल और नैना का ही बोलबाला था। हर कोई उनकी अमीरी की तारीफ करता। उनकी बहन अनीता भी अपने अमीर भाई पर जान छिड़कती थी। उसे लगता था कि विशाल से ही उसकी अपने ससुराल में इज्जत है। जल्द ही वह मौका भी आ गया जब रिश्तों की असली परख होनी थी। अनीता की बेटी की शादी तय हो गई। अनीता और उसके पति विवेक खुद एक शानदार कार लेकर विशाल के घर पहुंचे। घंटों बैठे, चाय नाश्ता किया और बड़े भाई भाभी को शादी में आने का मान भरा न्योता दिया। वहीं सागर के घर एक नौकर के हाथ ही शादी का कार्ड भिजवा दिया गया। अनीता ने अपनी माँ श्रीमती शर्मा को तो फोन करके कहा, माँ आपको तो आना ही है, लेकिन छोटे भाई और भाभी का हाल तक ना पूछा। शादी का दिन नज़दीक आने लगा। श्रीमती शर्मा का दिल अपने छोटे बेटे की हालत सोचकर बैठा जा रहा था। उन्होंने एक दिन विशाल से कहा, बेटा विशाल, शगुन में बहुत ज़्यादा पैसे मत देना, कुछ ऐसा देना कि तुम्हारा छोटा भाई भी बराबरी कर सके, समाज में उसकी भी इज्जत रह जाएगी। माँ की यह बात सुनकर विशाल और नैना हंस पड़े। नैना बोली, माँ जी, हम अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे, इसमें सागर की बराबरी कहाँ से आ गई? हम पूरे 61,000 देंगे, 1 पैसा कम नहीं। आखिर हमारी भी समाज में एक इज्जत है, रुतबा है। इधर सागर भी चिंता में भूल रहा था। वह भी अपनी भांजी की शादी में दिल खोलकर खर्च करना चाहता था, लेकिन टैक्सी चलाकर दिन के कुछ 100 रुपये कमाने वाला इंसान 61,000 के शगुन का सिर्फ ख्वाब भी देख सकता था। प्रिया ने अपने पति का चिंतित चेहरा देखा तो उसका हाथ थामकर बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार और आशीर्वाद से निभाए जाते हैं। हम जो भी देंगे दिल से देंगे। फिर भी पति की चिंता देखकर उसने हिम्मत जुटाई, सुनिए, मेरे पास माँ के दिए हुए 2 कंगन हैं, हम उन्हें बेच देते हैं। सागर ने तड़प कर इनकार कर दिया, नहीं प्रिया, तुम्हारे गहने मैं हरगिज नहीं बेचूंगा। उसने अपने दोस्त से कुछ उधार लेने की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश भी नाकाम रही। शादी से एक दिन पहले जब सागर और प्रिया किसी काम से विशाल के घर गए तो नैना ने जहर भूजे शब्दों में कहा, सागर, तुम्हें और प्रिया को तो शादी में जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे यहाँ साधारण कपड़े और छोटा मोटा शगुन देखकर लोग क्या कहेंगे? खामखा अपनी बहन की बेइज्जती करवाओगे उसके ससुराल में। यह सुनकर सागर का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान पर कड़ा प्रहार किया हो। अगले दिन सागर अपनी माँ और पत्नी को अपने पुराने टैक्सी में बिठाकर शादी के वेन्यू पर पहुंचा। तभी पीछे से हॉर्न बजाती हुई एक चमचमाती ब्रांड न्यू लग्जरी कार आकर रुकी। विशाल बड़ी शान से कार से उतरा, जिसे वह उसी दिन 80 लाख में शोरूम से निकलवा कर लाया था। पूरी शादी में बस विशाल और नैना के ही चर्चे थे। विशाल ने सबके सामने अपनी बहन के हाथ में 61,000 का मोटा लिफाफा पकड़ाया और अपनी अमीरी का रौब दिखाया। वही सागर ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाए चुपचाप एक कोने में अपनी बहन के हाथ में 1100 का छोटा सा लिफाफा थमा दिया। पूरे समारोह में उन्हें महसूस हो रहा था कि बिना पैसे के रिश्तों में कोई कदर नहीं होती। कोई विशाल की पर्सनालिटी की तारीफ कर रहा था तो कोई नैना के लाखों के गहने और डिजाइनर साड़ी की।
सागर और प्रिया साधारण कपड़ों में एक कोने में खड़े थे। लोग उनके सामने से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वे वहाँ हो ही नहीं। श्रीमती शर्मा का दिल अपने छोटे बेटे के इस अपमान से रो रहा था। खैर, शादी संपन्न हुई। बेटी की विदाई का समय आया। विदाई के बाद लगभग सभी मेहमान लौट चुके थे। अनीता और उसके पति विवेक के साथ विशाल का परिवार और सागर का परिवार ही था। टेंट वाले अपना सामान समेट रहे थे। इसी आपातापी में एक मजदूर का पैर फिसला और लोहे का एक भारी पोल सीधा अनीता के पति विवेक के सिर पर आ गिरा। विवेक के सिर से खून का फव्वारा छूटा और वह जमीन पर गिर पड़े। अनीता की चीख ने उस सन्नाटे को तोड़ा। कोई मदद करो, इन्हें अस्पताल ले चलो। उसकी नज़रें सबसे पहले अपने अमीर और साधन संपन्न भाई विशाल पर पड़ी। भैया, जल्दी गाड़ी निकालिए, देखिए कितना खून बह रहा है। विशाल अपनी जगह से हिला, लेकिन उसके कदम कार की ओर बढ़ने से पहले ही ठिठक गए। उसकी आंखों के सामने एक तरफ खून से लथपथा जीजा थे और दूसरी तरफ उसकी नई नवेली बेदाग कार की चमचमाती सीटें। उनके धब्बे, नई कार की सीटें खराब हो जाएगी, ये धब्बे आसानी से नहीं जाते। यह सब एक सेकेंड में उसके दिमाग से गुजर गया। वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसी समय श्रीमती शर्मा बोली, विशाल बेटा, देख क्या रहा है, जल्दी से गाड़ी लेकर आ। विशाल ने एक अजीब से तर्क के साथ बोला, आज ही शोरूम से गाड़ी निकलवाई है, पूरी 80 लाख की है, खून से गंदी हो जाएगी। यह सुनकर अनीता और श्रीमती शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से फट 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 की आवाज़ आई। सागर अपनी टैक्सी लेकर वहां पहुंच गया। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। जल्दी से टेंट वालों की मदद से अपने जीजाजी को टैक्सी में लिटाया और तेजी से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। प्रिया भी विवेक के सिर की पट्टी को संभालते हुए लगातार हिम्मत बंधाती जा रही थी। जैसे जैसे सागर पूरे ट्रैफिक को चीरते हुए अपने घायल जीजाजी को लेकर अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, काफ़ी खून बह चुका है, आपको फौरन AB पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करना होगा, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। कुछ देर बाद विशाल और नैना भी अस्पताल के गेट पर पहुंचे। विशाल जोर से बोला, क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है? डॉक्टर ने पास आकर कहा, ब्लड चाहिए और तुरंत AB पॉजिटिव ग्रुप। इतना सुनते ही अनीता ने एकदम से कहा, भैया, आपका ब्लड ग्रुप तो AB पॉजिटिव है ना? प्लीज़। कुछ पल के लिए सबकी निगाहें विशाल पर टिक गई। वह हल्का सा अटका, जैसे दिमाग में कई बहाने ढूंढ रहा हो। तभी नैना ने जिससे बात काटी, अनीता, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया की तबीयत पिछले कुछ महीने से ठीक नहीं चल रही। ऐसे समय ब्लड देंगे तो इन्हें खतरा हो सकता है। अनीता की आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। तभी आगे बढ़कर प्रिया ने बिना कोई नाटक किए कहा, मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं देती हूँ, मुझे कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं है। डॉक्टर ने तात्कालिकता को देखते हुए तुरंत उसकी जांच की और फिर कुछ ही देर में विवेक के शरीर में खून चढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने राहत की आवाज़ में कहा, अब खतरा टल गया है। पूरा परिवार चैन की सांस लेने लगा। लेकिन इस बीच जो सच्चाई सभी के सामने खुल चुकी थी, उसने रिश्तों के तराजू को पलट कर रख दिया था। भाई होने के बावजूद विशाल पीछे हट गया। वहीं प्रिया ने आगे आकर वह कर दिखाया जो असल में अपनेपन की मिसाल थी, और सागर ने जो हिम्मत दिखाई थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। अब अनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि पश्चाताप के थे। उसने अपने छोटे भाई सागर के हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दे सागर, आज तूने मुझे दिखा दिया कि इंसान दिल से अमीर होता है, पैसे से नहीं। जिस दौलतमंद भाई पर मैं इतराती थी, उसने आज मेरा सुहाग को बचाने से इनकार कर दिया और तूने मेरे पति को नई जिंदगी दी। विवेक ने भी होश में आने के बाद सागर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आज अनीता और विवेक जान चुके थे कि असली सुकून तो रिश्तों का प्यार और अपनापन ही था, जिसे दौलत की चमक में वे देख ही नहीं पाए थे। थोड़ी देर बाद विशाल सुपरमार्केट के बैग में महंगे फलों और जूस की बोतल लेकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ। उसने अनीता के पास पहुंचकर जोर से कहा, देख अनीता, मैं जीजाजी के लिए ताज़ा जूस लाया हूँ। अनीता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन
चेहरे पर कोई अपनापन नहीं था। कुछ पल चुप रही, फिर ठंडे लहजे में बोली, भैया, जब 5 मिनट पहले इनकी जान बचाने के लिए आपका खून चाहिए था, तब तो आप पीछे हट गए और अब यह सब दिखावा कर रहे हो। कमजोरी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन जो भरोसा टूट गया है उसे वापस कैसे लाओगे? अब विशाल के चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था। वह जैसे जवाब ढूंढते ढूंढते खामोश हो गया। श्रीमती शर्मा, जो अब तक सब चुपचाप देख रही थी, अपने गुस्से को और दबा नहीं पाई। विशाल, अब यह दिखावा छोड़। रिश्ते उस धागे की तरह होते हैं जो एक बार टूटते हैं तो जुड़ते नहीं, और जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो गांठ पड़ती है। ऐसी दौलत और शोहरत का क्या फ़ायदा अगर ज़रूरत के वक्त तू अपने लोगों के काम ही ना आ सके। वार्ड में माहौल भारी हो गया। नैना, जो आमतौर पर हर बात में तेज बोलती थी, इस बार चुप थी। अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर वे दोनों बुझे मन से वापस लौट गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत और शोहरत केवल पैसे से नहीं नापी जाती, बल्कि हमारे रिश्ते दयालुता और इंसानियत से बनती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत और शोहरत केवल पैसों से नहीं मापी जाती, बल्कि हमारे रिश्ते दयालुता और इंसानियत से बनती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।